ऑफिसर ऑफ द वीक के आज के खास सेगमेंट में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिटकुल के महानिदेशक पीसी ध्यानी की, जो जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बाद अपनी काबिलियत के दम पर इस ओहदे पर पहुंचे हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि इंसान मुश्किलें सामने आने पर हिम्मत हार जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। पीसी ध्यानी ऐसे ही तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई कर न सिर्फ अपने माँ बाप का बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। पीसी ध्यानी की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर नजर डाली जाए तो उनकी अभी तक की लाइफ जर्नी काफी दिलचस्प रही है। आपकी प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो आपने पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक विद्यालय तेडिया से 5वीं, जूनियर हाई स्कूल पटोलिया डांडा से 8वीं और बरेली के जीआईसी से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। इसके अलावा रुहेलखंड विश्वविद्यालय से आपने स्नातक और श्रीनगर के बिरला संगठन महाविद्यालय से एमए समाजशास्त्र और एमए हिंदी की शिक्षा हासिल की। पीसी ध्यानी यानी प्रकाश चंद ध्यानी की शिक्षा का सफर यहाँ खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया। और इसके बाद शुरू होता है पीसी ध्यानी के ख्वाबों का सफर, यानी आप यूपीएससी परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद 30 जून 1988 को राजकीय सेवाओं में दाखिल हो गए और आपको उत्तराखंड के जोशीमठ में बतौर कार्यालय सहायक पहली पोस्टिंग मिली। इसके बाद साल 1990 में शक्ति निर्माण खंड में बतौर कार्यालय सहायक आपने सेवाएं दी। 1995 में देहरादून के जल विद्युत निर्माण मंडल में आपने अपनी सेवाओं को अंजाम दिया, जबकि साल 1998 में आपने मुख्य अभियंता वितरण के कामों को अंजाम दिया। साल 2000 में यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ और आपको यूपीसीएल का पहला एचआर के रूप में नियुक्ति मिली। साल 2004 में आपको सेक्शन ऑफिसर यानी अनुभाग अधिकारी का जिम्मा मिला, जबकि 1 जून 2005 को आपको पिटकुल में शामिल कर लिया गया। मई 2016 में आपको राज्य सरकार ने डायरेक्टरेट एचआर यूपीसीएल की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 3 फरवरी 2020 को आपको डायरेक्टरेट एचआर पिटकुल के रूप में नियुक्ति मिली और आपकी राजकीय सेवाओं से प्रभावित होकर 12 सितंबर 2022 को धामी सरकार ने आपको पिटकुल में बतौर प्रबंध महानिदेशक नियुक्ति दी। तो आपने देखा पिटकुल के मौजूदा एमडी पीसी ध्यानी का साल 1988 से वर्तमान तक यानी 35 सालों तक राजकीय सेवाओं के कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और बेदाग रहना अपने आप में एक बड़ा काम है। यही वजह है कि पीसी ध्यानी की कार्यक्षमता और कुशलता को देखते हुए आपको भारत सरकार की सौभाग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने भी सम्मानित किया। पीसी ध्यानी को आरक्षण के रोस्टर का पालन करने के लिए उत्तराखंड अनुसूचित आयोग ने भी सम्मानित किया। इसलिए इस बार के हमारे ऑफिसर ऑफ द वीक में साफ और ईमानदार छवि के वरिष्ठ अधिकारी पीसी ध्यानी यानी प्रकाश चंद ध्यानी। आप देख रहे हैं ऑफिसर्स ऑफ द वीक और ऑफिसर्स ऑफ द वीक के आज के खास सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं पिटकुल के मौजूदा एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी जी। इनसे बातचीत करेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अनछुए पहलुओं से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सर, अगर हम बात करें, चूंकि आपने जो दूरस्थ इलाके हैं उत्तराखंड के, वहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा आपने हासिल की है, क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ी वहाँ पर? जी, सर्वप्रथम एचएनएन चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा ये अवसर दिया है। देखिए, मेरा नाम प्रकाश चंद ध्यानी है। मैं ग्राम तेडिया पट्टी पनो जिला पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरा गांव घनघोर जंगल के बीच में। मेरे गांव में आज भी सड़क नहीं है, मेरे गांव में आज भी बिजली नहीं है। तो वहाँ पर जो मेरा गांव है वो बिल्कुल जो है घने जंगल के बीच में, साल के पेड़ों से घिरा हुआ वहाँ पर है। वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं और मुख्य जो वहाँ पर जो हमारा व्यवसाय होता था वो कृषि आधारित पे निर्भर करता था। लेकिन आज जो है जंगली जानवरों के कारण जो है पूरी फसल नष्ट कर दी गई है। धीरे धीरे पलायन की ओर गाँव बढ़ रहा है और अब गाँव में मुश्किल से जो है 10-12 परिवार ही रह गए वहाँ पर। मेरी प्राथमिक शिक्षा हमारी गाँव में ही प्राथमिक विद्यालय ग्राम तेडिया हुआ करता था, तो मेरी जो अपने गाँव में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। अब वहाँ पर बच्चे न होने के कारण बड़ा दुख होता है कि वो विद्यालय बंद हो गया। प्राथमिक शिक्षा कक्षा 5 तक मैंने अपने गांव में पढ़ाई करी।
वहीं पे जब हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो एक भावना होती थी कि अपने जो है जब स्कूल से छुट्टी हमारी होती थी तो हम वहाँ पर स्कूल से छुट्टी करके आते थे। गुरुजी लोग बड़ा मेहनत से पढ़ाते थे हमारे गुरु लोग जो है। एक नियम हुआ हुआ करता था हमें, मेरे ताऊ जी भी वहाँ पर जो है हमारे उसमें स्कूल के जो है हेडमास्टर हुआ करते थे। तो हमें एक जब छुट्टी होती थी तो हमें जो है एक ड्यूटी लगाई जाती थी कि भई आप जो है पहाड़े बोल के जाएँगे। तो 1 से लेके 20 तक जो बच्चे आगे होते हैं, एक 20 का बोलेगा, 19 का बोलेगा, 18 का बोलेगा, ये पहाड़े सिखाए जाते थे। पौवा, अद्दा, डेवढ़ा, ढामा सिखाए जाते थे हमें वहाँ पर वो करके जो है। और रविवार का दिन जो होता था, उनमें गाँव में सफाई अभियान होता था। तो पूरे गाँव के रास्तों को हम बनाते थे, साफ-सफाई हम करते थे वहाँ पर जो है। स्कूल से आने के बाद जब हम स्कूल से छुट्टी होती थी, फिर वहाँ से हमारा जो पानी था गाँव का पानी, हमारे बच्चों की ड्यूटी होती थी कि भई हम पानी भर के लाना है। जो गागर भरनी होती थी, हम छोटे-छोटे डिब्बे लेके जो है लगभग 1 डेढ़ किलोमीटर जो है नीचे चढ़ाई में बिल्कुल जो है नीचे ढाल में था हमारा पानी, गाँव का पानी था। पानी लेके आते थे। हमारी माँ माँ जो है जंगल से घास काट के लाती थी। पिताजी वगैरह जो है गाय बकरी को जो है चुगा के लाते थे। तो हमारी ड्यूटी भी ये होती थी कि हमें पानी भरना है वहाँ पर वो करके। हम लोग फिर उसके बाद पानी भरने के बाद आपस में खूब खेला कूदा करते थे जो उसमें। सर अगर हम बात करें चूंकि आपने ग्रामीण अंचल से पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा कठिनाई आपको शुरुआती दौर में आई जो प्राथमिक शिक्षा आपने हासिल की है तो हम तमाम अपने दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंटीरियर इलाके से एक इंटीरियर एरिया से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। सर आप थोड़ा सा बताएंगे हमें दर्शकों को कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा चूंकि जो दूरस्थ इलाके हैं उत्तराखंड के वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सुविधाएं हैं उनका अभाव है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में कठिनाइयाँ तो हैं, लेकिन यदि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पर वो करके, तो निश्चित रूप से कोई कठिनाई ज़्यादा कठिन नहीं होती हैं। और मेरे गाँव में 5वीं तक परीक्षा जो स्कूल थी, प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक था। 5वीं के बाद ये समस्या आई कि भई कहाँ पढ़ें? आगे स्कूल था नहीं। तो वहाँ से काफ़ी दूर जो है मेरी बुआ का गाँव था, ग्राम अधौड़ा। तो पंडित जो चमनलाल शास्त्री जी जो है मेरे फूफा जी हुआ करते थे। तो ये निर्णय लिया गया कि भई मैं वहाँ फूफा जी के जो गाँव से, अपनी बुआ जी के गाँव से वहाँ पढ़ूँगा। वहाँ पर जूनियर हाई स्कूल पटोटिया डांडा, ये धुमाकोट के पास पड़ता है, जो धुमाकोट विधानसभा के पहले हुआ करती है, अब तो लैंसडौन विधानसभा हो गई। तो वहाँ से मैंने भैया 6, 7, 8 जो है जूनियर हाई स्कूल पटोटिया डांडा से पढ़ा वहाँ पर। मैं अपनी बुआ के गाँव से जाता था। तो वहाँ भी स्कूल जो है गाँव से काफ़ी दूर स्कूल हुआ करती थी। तब घड़ी तो होती नहीं थी। तो हम जब धूप निकलती थी तो धूप को आइडिया लगा के चलते थे कि इतने बजे जो है इतने बज गए होंगे, इतने बजे इतने बज गए होंगे। तो उसके हिसाब से हम स्कूल जाते थे वहाँ पर वो करके जो है। वहाँ पर भी स्कूल में जो है लकड़ी की समस्या होती थी वहाँ पर जो है गाँव में उसमें जो है स्कूल में जो है। तो प्रत्येक बच्चे को एक-एक लकड़ी ले जानी होती थी। अब मेरी बुआ के गाँव में लकड़ी नहीं होती थी। तो ये होता था कि जो लकड़ी नहीं लाएगा तो वहाँ पर जो है एक बेत खाएगा। तो मेरा ये हो गया अभी डेली जाना और एक बेत खाना वहाँ पर होकर के जो है। तो गुरुजी लोग कहते थे कि यार ये लड़का जो है पहले क्यों एग्जाम नहीं हुआ था तो बेत जो है मैं जाना सबसे पहले तैयार की बेत खानी खानी उसमें होकर। लेकिन जब हमारी तिमाही परीक्षा हुआ करती थी, जब तिमाही परीक्षा हुई और उसमें मैं फर्स्ट आया, तो उसका हमारे गुरुजी का मेरे प्रति भावचिन्ह हुआ। उन्होंने पूछा तुम क्यों करते हो वहाँ पर जो है, क्यों लकड़ी नहीं लाते हो? मैंने मेरी बुआ जी के घर में लकड़ी की समस्या रहती है, बड़ी मुश्किल से खाना बना पाते हैं वहाँ पर वो करके, लकड़ी नहीं होती है तो उन्हें फिर मेरी लकड़ी वो जो है वहाँ पर माफ़ कर दी गई वहाँ पर वो करके जो है। सर पौड़ी गढ़वाल के जो दूरस्थ इलाके जिनका आपने जिक्र किया है, तैलिया है, उसके बाद पटोटिया डांडा है, आपने यहाँ से जो है प्राथमिक शिक्षा हासिल की, उसके बाद आप जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बरेली में आप गए, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मैं ग्रामीण जो है एरिया में रहा, उसके बाद जब मैंने 8th पास कर दिया तो ये समस्या आई कि अब कहाँ पढ़ें? कैसे पढ़ा जाए? पढ़ने में मैं होशियार था वहाँ पर होकर के जो है। तो मेरे माता-पिता की चिंता बढ़ी, तो ये निर्णय लिया कि अभी ठीक है जो है मेरे मामा जी से बात करी, मेरे बड़े मामा जी थे। उस टाइम जो है एस&सी सिंथेटिक एंड केमिकल्स फैक्ट्री हुआ करती बरेली में, उसमें जॉब करते थे। तो ये बात आई कि बरेली में उनके साथ मैं आगे की पढ़ाई करूँ। तो फिर मैं वहाँ पर जो है 6th क्लास से लेके और 12th तक मैंने फिर अपने मामा जी के साथ वहाँ बरेली में पढ़ाई करी वहाँ पर करके जो है। 12th करने के बाद फिर मैं एक प्राइवेट उसमें जो है कंपनी में जॉब करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद मैं लॉ कर रहा था, लॉ फर्स्ट ईयर मैंने किया। लॉ फर्स्ट ईयर करते-करते मेरी जॉब जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य परिषद द्वारा वैकेंसी निकली। वहाँ पर कार्यालय सहायक की वैकेंसी निकली। आरजीसी बोला करते थे उस टाइम जो है। तो मैंने फिर उसका परीक्षा दिया, मैंने पहला टेस्ट दिया अपने जीवन का। अब पहले टेस्ट में मेरे को सफलता मिल गई। अब मैंने फिर यहाँ पर जो है देहरादून में जॉइनिंग करी। देहरादून ज्वाइन करने के बाद विष्णु प्रयाग परियोजना जो बन रही थी, जो आज से बाद में जेपी ने ले ली,
वहाँ पर उसका नाम होता है शक्ति निर्माण खंड जोशीमठ। तो मेरी जोशीमठ में पोस्टिंग हुई। जोशीमठ में पोस्टिंग के बाद फिर जो है कुछ समय बाद 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र जो है शक्ति निर्माण खंड श्रीनगर, जो कि जीवीके ने ले लिया, जो परियोजना श्रीनगर में है। फिर मेरी पोस्टिंग श्रीनगर में हो गई, जल विद्युत परियोजना श्रीनगर में हुई। सर, अगर हम राजकीय सेवाओं की बात करें, चूँकि आपने जिस तरह से ज़िक्र किया और हमने जितना स्टडी आपके बारे में किया, 1988 में आपने क्वालिफ़ाई किया, फिर सेवाओं में आए। किस तरह से आप देखते हैं 35 सालों की आपकी सेवाएँ हैं, तो अगर हम 35 सालों के सफ़र के बारे में बात करें, तो कितनी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ़ में आए? देखिए, मेहनत करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन तो लाइफ़ का पार्ट एंड पार्सल है। किसी दिन आपको लगेगा कि आप जो है आपका आपसे बेहतर जीवन किसी का नहीं है। कभी लगेगा कि यार ये तो बड़ी समस्या आ गई वहाँ पर होकर के, कैसे चीज़ों को निपटा जाएगा वहाँ पर होकर के। आपको अपने परिवार को भी देखना है, अपने जॉब को भी देखना है। और जब आपकी जो है इच्छा वाले हैं, आप एम्बिशियस व्यक्ति हैं, दूरदृष्टि है कि मुझे वो एक मुकाम तक पहुँचना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आ जाती हैं सामने वहाँ पर होकर के जो है। अब मेरे एक इच्छा थी कि मुझे एक हाईएस्ट पद पे जाना है। तो जब मैंने वहाँ पर तैयारी करता रहता था मैं वहाँ पर होकर के जो है, तो मैंने ग्रेजुएशन जैसे आपको बताया उसका लॉ फर्स्ट ईयर कर रहा था। लॉ फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सेकंड ईयर किया, थर्ड ईयर किया। उसके बाद फिर मेरा ये था भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। मैंने फिर एमए समाजशास्त्र से किया। उसके बाद फिर मैंने जो है एमए हिंदी से किया। उसके बाद फिर मैंने जो है आईएमटी गाज़ियाबाद से जो है मैनेजमेंट में जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, एमबीए किया। पीसी ध्यानी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है सम्मानित भी किया जा चुका है। केंद्रीय योजना होती है सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना में बेहतर काम करने के लिए आपको सम्मानित किया गया था। इसी के बारे में आपसे जानेंगे थोड़ा। सर, किस तरह से आप देखते हैं सौभाग्य योजना में आपने बेहतर काम किया, आपको सम्मानित भी किया गया? देखिए, यहाँ पर हमारा जो है जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी कि हर घर बिजली सौभाग्य योजना थी उसमें जो है। उसमें ये था कि कार्य होना था, टाइम से कार्य होना था, प्रत्येक घर में बिजली पहुँचनी थी। तो इसके लिए जो वो हमारी टेंडर वगैरह होनी थी उसमें विलम्ब हो गया था। तो बाद में प्रबंधन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जितने भी डायरेक्टर हैं और चीफ इंजीनियर हैं उनको जो है जिले बाँट दिया जाए। तो मुझे नैनीताल जिला दिया गया था। मुझे जब नैनीताल जिला दिया गया तो ये चुनौती आई भी कैसे काम करेंगे। तो मैंने उसके लिए पूरी टीम बनाई। वहाँ पर जो है नैनीताल जिले जब मैं गया तो वहाँ पर पूरी टीम मैंने तैयार करी और उसमें 4th क्लास से लेके और चीफ इंजीनियर तक सबको जो है मैंने मीटिंग बुलाई। 4th क्लास वालों को मैंने पूछा भी आपके क्या सहयोग हो सकता है इसमें जो है। उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं, हम तो पानी पिला सकते हैं उसमें जो है। TG2 से पूछा आप क्या सहयोग कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम तो क्या करना है वहाँ पर जो है ये काम करने जो बड़े साहब लोग करेंगे। ऐसे ही ऑफिस वालों से पूछा। लेकिन बाद में जब मैंने उनको बताया, हमारे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम प्लानिंग के विषय में विषय को समझते नहीं हैं, हम पहले हाथ खड़े कर देते हैं। जबकि लगता है कि जो कोई टारगेट हम अचीव करने जा रहे हैं, उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। तो बाद में सिंपल जब सबके ये आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, तो जो करेंगे साहब जो है कॉन्ट्रैक्टर करेगा या हमारे जो है इंजीनियर जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर करेंगे। तो नीचे जो क्लास 3rd क्लास 4th के एम्प्लॉय थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि जब हम कहीं जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो हमें किसी के घर का पता होता नहीं, तो हम पूछते हैं ना घर में जो है कि इसका घर कहाँ पर है, वो उसमें है। तो मैंने जो हमारी ये बिजली जो योजना है, इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में जहाँ बिजली नहीं पहुँची है उसको बिजली पहुँचानी है। और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बड़ा सपना है। इसको जो है ये तो आपको बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है वहाँ पर करने के लिए जो है। आपने क्या करना है, जाओगे किसी गांव में जाओगे, वहाँ पर जो मोहल्ले में जाओगे, वहाँ पर किसी व्यक्ति को पूछोगे भी यहाँ का पार्षद कौन है या प्रधान जी कौन है या कोई अच्छा व्यक्ति कौन है, उससे मिलेंगे आप। उससे फिर पूछेंगे भी यहाँ पर किसके घर में बिजली नहीं है क्या नहीं है, ये काम कर, बोला हाँ जी हम कर सकते हैं। फिर आज जो साथ में ऑफिस असिस्टेंट वालों ने पूछा, जब ये इनके साथ जाएंगे पूछेंगे तो आप फार्म भर सकते हो बिजली का, बोलिए हम फार्म भर सकते हैं। तो जो TG2 थे कि आप मीटर लगाने जाते हो तो आप उसका काम कर सकते हो फार्म भर के, बोलिए हम ये काम कर सकते हैं। तो हमने जो टारगेट था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है जो टारगेट दिया गया था वो हमें 30 नवंबर तक ये टारगेट पूरा करना था, 2018 तक पूरा करना था। जुलाई में हमें ये दिया गया और हमने ये अक्टूबर तक ही पूरी टीम के साथ मिलके ये कार्य कर दिया गया। पहले हमने ये कर दिया भी कितने गांव में किस किस घर में जो है बिजली नहीं है। सर, आरक्षण के रोस्टर के पालन करने के लिए भी आपको सम्मानित किया गया। क्या वो कुछ पूरा मामला है, चूँकि दर्शकों को हर एक मुद्दे पर बताना ज़रूरी है कि आपको कब-कब सम्मानित किया गया है? आरक्षण के रोस्टर पर आपको सम्मानित किया गया है। क्या वो पूरा सर मामला है? देखिए यहाँ पर हमारे जो उसमें जो राजकीय सेवा होती है उसमें उत्तराखंड सरकार में जो है आरक्षण की व्यवस्था है। वहाँ पर होकर के जो ST जो हमारे जो है SC लोग हैं उनके लिए 19% की है, ST के लिए 4% की है, OBC के लिए जो है 14% की है। तो ऐसी क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था है। तो उसका एक रोस्टर बनता है और हमारे जो है SC ST आयोग जो होता है उसकी समीक्षा करते हैं।
तो अभी लास्ट ईयर जो है हमारे जो अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सारे विभागों की समीक्षा की गई, भाई कहाँ पर आरक्षण का पालन किया जा रहा है, कहाँ पर आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा है, और जो उसका रजिस्टर है उसमें जो है उसकी प्रॉपर एंट्री हो रही है नहीं हो रही है। तो जब इसकी चेकिंग हुई तो उनके द्वारा दिया गया कि हमने पूरा उसका आरक्षण का जो रजिस्टर बनाया गया उसका शुरू से लेकर जब से पिटकुल बना 1 जून 2004 से पिटकुल का गठन हुआ, 1 जून 2004 से लेकर अब तक हमने पूरा एक एक पद की जो भी भर्ती हमने करी, प्रत्येक पद के विरुद्ध जो है कितने पद आरक्षित वर्ग के बैठते थे, किस कैटेगरी के बैठते थे, उसके हिसाब से उसकी एंट्री करी, पूरा बना रखा था। और जब आयोग ने देखा, माननीय आयोग ने देखा इस बात को जो है, तो माननीय आयोग के अध्यक्ष जी और जो वहाँ के सचिव थे उन लोगों को इसने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया और मुझे और मेरी पूरी टीम को इसके लिए एक स्पेशल प्रशस्ति पत्र जारी किया गया। सर, चूंकि जितनी जानकारियां हम जुटा पा रहे हैं तो अभी मौजूदा जो बजट है पिटकुल का वो 400 करोड़ के आसपास है। आपने एक जो है प्लान तैयार किया है कि योजना पर आप काम कर रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में इसको 4000 करोड़ तक पहुंचाना है। किस तरह से सर ये संभव हो पाएगा, क्या रोड मैप है? क्योंकि जाहिर है 400 करोड़ से 4000 करोड़ तक पहुंचाने में एक बड़ी मैन पावर लगेगी और एक अच्छे ब्लूप्रिंट के साथ काम करना पड़ेगा। किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, हमारा जो पिटकुल का टर्नओवर है वो 400 करोड़ की कंपनी है। हमारा ये प्रयास है कि इसको हम जो है 4000 करोड़ तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरी टीम काम कर रही है। हमारे जो नए नए प्रोजेक्ट हैं एडीबी के माध्यम से हम नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं। वहाँ पर हमारा जो 132 के जो है जो बिजली घर हैं उनका निर्माण कर रहे हैं हम, 220 के बिजली घरों का निर्माण कर रहे हैं, 400 की बिजली घरों का निर्माण कर रहे हैं। अभी हमारे जो है 10 प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो एडीबी के माध्यम से जो हमने 8 के लिए टेंडरिंग कर दी गई है। 8 बिजली घरों के लिए हमने टेंडरिंग कर दी गई, जिसमें जो है 220 के हैं, 6 132 के बिजली घर हैं फर्स्ट फेज में। सेकंड पेज में फिर हम जो है 400 और 132 की बिजली घरों के लिए जो है टेंडर आमंत्रित करेंगे। इस साथ ही हमारा जो 4 बेसिन है वहाँ पर जो है पूरे चारों बेसिन में हम चाहते हैं कि मेन काम क्या है ट्रांसमिशन का, कि बिजली निकासी का काम है, कि जो विद्युत उत्पादन करेंगे चाहे वो प्राइवेट के निजी क्षेत्र का व्यक्ति हो अपना प्रोजेक्ट लगाएगा, चाहे उसमें हाइड्रो का हो, चाहे वो सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट का सरकार का जो प्रयास है कि सौर ऊर्जा पे फोकस चल रहा है। तो जो भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगाएंगे उत्तराखंड में, उनके जो भी बिजली पैदा करेंगे उसकी 1 यूनिट बिजली भी बर्बाद न जाए वहाँ पर। उसके लिए हमें अपने सिस्टम को, ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना है और उस सिस्टम के तहत जो हम 132 के, 220 के, 400 केवी के हम बिजली घर और लाइनों का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए हम एडीबी से भी लोन ले रहे हैं। कुछ जो है परियोजनाओं का जो हम निर्माण अपने स्तर से भी कर रहे हैं, अपने विभागीय उसमें जो है ऋण के माध्यम से भी इन योजनाओं को कर रहे हैं। तो जब हम धीरे धीरे अपने सिस्टम मजबूत होगा तो हमारे जो निश्चित रूप से पूरी टीम जो हमारा है, हमारे अभी चिंतन शिविर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारे जो है एक बहुत अच्छा नारा दिया कि हमें उस वर्क कल्चर से हटना चाहिए कि 10 से 5 के वर्क कल्चर से हट के हम जो है लक्ष्य प्राप्ति तक, कि आज का हम जो लक्ष्य तय करें और उसमें जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक हम घर, तभी उसको पूर्ण करने के बाद ही हम घर जाएँ। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ ऑफिसर्स ऑफ द वीक। ब्रेक के बाद लौटते हैं और पिटकुल के जो एमडी हैं पीसी ध्यानी, उनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं जाइएगा मत, लौटते हैं ब्रेक के बाद। पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद हाजिर हैं आपका खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक लेकर, और हमारे साथ मौजूद हैं पिटकुल के एमडी प्रकाश चंद्र ध्यानी जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, अगर हम बात करें, चूंकि 35 सालों की सेवाओं के बारे में हम लगातार बातचीत आपसे कर रहे हैं, तमाम जो दर्शक हैं हमारे वो भी जानना चाहते हैं 35 सालों में जो आपकी मुख्य सेवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्या क्या मुख्य सेवाएं रही हैं, किन किन पदों पर आप आसीन रहे? देखिए, मेरा जो है बताया कि ऑफिस असिस्टेंट के रूप में वर्ष 1988 में मेरा जो है नियुक्ति हुई। उसके बाद मेरा जो प्रमोशन हुआ ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 2, ग्रेड 1 में हुआ। वर्ष 2004 में जब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना
तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विभागीय परीक्षा आयोजित की गई सेक्शन अफसर के लिए, और सेक्शन अफसर की परीक्षा में मेरे द्वारा टॉप किया गया। उसके बाद मैं सेक्शन अफसर बना। 2004 में 1 जून 2004 को फिर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभाजन के बाद पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड बना। फिर बात आई कि भाई पिटकुल में कौन जाएगा पावर ट्रांसमिशन में जो है, तो मेरे को चुनौती दी गई कि ध्यान जी वहाँ पर बेहतर, क्योंकि मेरे पास अनुभव था जब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभाजन के बाद उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना, जिसको कि आज की डेट में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोलते हैं। तो वहाँ पर कार्मिकों के आंदोलन की समस्या थी कि जो कर्मचारी हैं उनका विभाजन करना है, उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करना है, उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो उसके अनुभव को देखते हुए बाद में मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई ध्यान जी को जो है पिटकुल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए टेम्प्रेरी बेस पे। अब बाद में जब ऑप्शन होगा तो ध्यान जी वापस उसमें यूपीसीएल में आना चाहें तो मैं फिर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन वापस चले जाऊँगा। जब 1 जून 2004 को मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, पिटकुल में वहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया सेक्शन ऑफिसर के रूप में। मैं तमाम इस कार्रवाई को पूरा किया जो पिटकुल और यूपीसीएल के मध्य जो कार्मिकों का विभाजन होना था, आवंटन होना था, उस कार्रवाई को पूरा किया। पिटकुल का स्टाफ स्ट्रक्चर जो ढांचा बनना था, मानव शक्ति का ढांचा, उसको तैयार किया। उसमें जो करने के बाद जो है लास्ट में यह हुआ कि जब अंतिम आमेलन होता है यूपीसीएल और पिटकुल के मध्य जो है, तो मैं यूपीसीएल जाना चाहता था, लेकिन हमारे तत्कालीन एमडी जो थे प्रबंध निदेशक एस मोहन राम साहब थे, उन्होंने कहा ध्यान जी आप यहीं रुक जाइए, आप जो है इतना बढ़िया आपने पिटकुल चला रखा है, तो आप जो है यूपीसीएल मत जाइए। जब उनकी बात आई, और मेरे एक मित्र भी थे आर एस डेक, उनने भी कहा जब मेरे एप्लीकेशन जब वहाँ पर जो पिटकुल के लोग यूपीसीएल वापस जाना चाहते थे, उनने मेरा नाम काट दिया। तो बोले ध्यानी साहब मैंने जो वो चिट्ठी तो बना दी जो आपने दी थी एमडी साहब को, लेकिन एक नाम काट दिया। तो मैंने किसका नाम काटा? बोले आप ही का नाम काट दिया, वो मैंने अधिकार से काटा है। तो मैंने चलिए काट दिया, कोई बात नहीं जो है। फिर मैं पिटकुल में मेरा आमेलन हो गया। पिटकुल में सेक्शन ऑफिसर बाद मेरे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम और जीएम के पद पे मेरी पदोन्नतियाँ हुई। और मई 2016 में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक मानव संसाधन के पद की विज्ञप्ति निकली। उसमें तमाम पूरे सभी लोग ने प्रतिभाग किया, दूसरे विभागों के लोग भी। तो मेरा जो है निदेशक मानव संसाधन के पद पे चयन हुआ, और 26 मई 2016 को मैंने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक मानव संसाधन के पद पे कार्यभार ग्रहण किया। वहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैं तमाम कर्मचारियों की जो पदोन्नति के मामले लंबित थे, वरिष्ठता के मामले लंबित थे, मेडिकल केस जो लंबित थे, तमाम उनकी समस्याओं का समाधान किया। उनकी समस्याओं के समाधान करने के साथ साथ जो है मैंने वहाँ पर जैसे बताया कि सौभाग्य योजना में भी, जबकि मैं एचआर का व्यक्ति था, लेकिन हमें एक चुनौती दी गई थी भी वहाँ पर होकर के भी आप इसको भी योगदान करें। तो हमने उसमें भी अपना योगदान वहाँ पर दिया, और मेरा जो उसका जो टेन्योर था वहाँ पर जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, उसके बाद फिर पिटकुल की जो विज्ञप्ति निकली, वहाँ पर निदेशक मानव संसाधन की वैकेंसी निकली, मैंने इसके लिए अप्लाई किया, और 3 फरवरी 2020 को मेरा चयन निदेशक मानव संसाधन पिटकुल के पद पे हुआ। और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निदेशक मानव संसाधन का चार्ज अतिरिक्त कार्यभार के रूप में मेरे पास 6 मई 2020 तक रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पर निदेशक मानव संसाधन के रूप में अपने कार्यदायित्व का निर्वहन किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे ऊर्जावान और वेगवान और तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं, माननीय धामी साहब, उनने मेरे कार्य अनुभव को देखते हुए मुझे जो है 12 सितंबर 2022 को जो है प्रबंध निदेशक का कार्यभार दिया, मुझे विश्वास व्यक्त किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने शासन के मुख्य सचिव, चेयरमैन मैडम और सचिव का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैंने उनके द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। सर अमूमन एक बात कही जाती है, अगर हम आम तौर से बात करें, एक बात बड़ी विख्यात है, लोग बोलते हैं कि जो विद्युत विभाग है वो अंधा विभाग है, इसमें कई जो हैं गड़बड़ झाले होते हैं, लेकिन आपकी 35 सालों की सेवाएं हैं, एक भी दाग आपके ऊपर नहीं है। किस तरह से आप ये तमाम जो संतुलन है बनाते हैं? क्योंकि कई बार इंसान बड़े ऊंचे पदों पर रहता है, कई बार इंसान ग्रीडी हो जाता है, आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मेरा जो 35 साल का कैरियर है, मैं एचआर में रहा हूँ, बिल्कुल बेदाग रहा है। भले ही उसमें कई बार लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने जो है प्रयास भी किया, दाग लगाने प्रयास किया, और कई बार झूठी शिकायतें करी, फर्जी नामों से शिकायत कर देते हैं वहाँ पर होकर के। उसकी जांचें भी हुई, तो बाद में पता चला कि वहाँ पर उस नाम का व्यक्ति नहीं है, वो संस्था ही वहाँ पर मौजूद नहीं रहती है। बार बार मेरे एक डिग्री का मामला आता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सार्वजनिक भी करना चाहूँगा, एचएन के माध्यम से तमाम अपने प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि वो मैंने एलएलबी के डिग्री को जो है बार बार ब्लैक करने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होता हूँ, मैं दबाव में नहीं आता हूँ।
इसके लिए जाने कितनी बार विभागीय स्तर पर जांच हुई, उन्हें भाई इससे कोई ध्यान जी ने न तो सेवा में कभी लाभ लिया, न विभाग को कोई क्षति पहुंची है। उसके बाद फिर जो है पुलिस स्तर पर जांच की गई, और वहाँ पर भी ये बात आई कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, विभाग को ना ध्यान जी ने कोई लाभ लिया है। फिर स्टेट विजिलेंस से जाँच कराई गई, उसमें भी ये आया कि किसी का कोई मतलब ही नहीं। उसके बाद जब मेरा निदेशक मानव संसाधन के पद पे यूपीसीएल में चयन हो रहा था, फिर जो है वहाँ पर इसकी जो है सीबीसीआईडी जांच के लिए जो है कुछ लोगों ने साजिश करके जो है सीबीसीआईडी जांच तक करा दी। बाद में सीबीसीआईडी जांच आई, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वहाँ पर होकर की जो निष्पक्ष जाँच हुई, और माननीय मुख्यमंत्री का, सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस जाँच में मेरे को क्लीन चिट मिली। क्या है कि बिल्कुल बेदाग निकला मैं वहाँ पर होकर के, और आज भी जो है बेदाग है। मैं ईमानदारी से कार्य करना चाहता हूँ, आगे भी जो मैंने आज तक मेरा रहा है। और मेरी एक बात रही स्पष्टवादिता, मैं ना तो मुगालते में रहता हूँ, ना मैं दूसरे को रखता हूँ। यदि नियमों के अंतर्गत कोई कार्य होना है तो जो कल नहीं, मैं उसको प्रयास देता कि आज उसका कार्य हो जाए, किसी भी कर्मचारी का जो काम होना है। और किसी कर्मचारी को मैं झूठा आश्वासन, झूठा वादा नहीं करता। मेरे यहाँ ये कहा स्पष्ट बोल देता हूँ, ये कार्य होना है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं। इसीलिए सारे, आज आपने मीटिंग में भी देखा होगा कि सारे जितने भी यूनियन हैं, जितने अधिकारी कर्मचारी, वो मुझे पसंद करते हैं। वहाँ पर करके जो सारी प्रसन्न है कि मैं एमडी बना। सब माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं, शासन में बैठे जो है अधिकारियों का धन्यवाद कर रहे हैं। सर, एक बेहद ज़रूरी सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारा सवाल है। जोशीमठ आपदा को आए 1 महीना बीत चुका है, आपके कंधों पर भी बहुत जिम्मेदारी है, ख़ासतौर से विद्युत विभाग के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप किस तरह से उन तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं, और क्या कुछ आपने भी ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर इंस्पेक्शन किया है, देखा है किस तरह के हालात हैं वहाँ पर जाके, जो विद्युत सुविधा है किस तरह की वहाँ पर मिल रही है लोगों को, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है किस तरह से हो रहा है सब? देखिए, जैसे ही जोशीमठ में भू धसाव की खबर आई, हमारे ऊर्जावान और तेज तर्रार युवा मुख्यमंत्री जी माननीय धामी साहब वहाँ पहुँचे, जोशीमठ पहुँचे। तो ये जैसे मैंने समाचार पढ़ा वहाँ पर होकर के, तो मैंने कहा कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें भी तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। तो पीछे पीछे हम भी वहाँ पर गए, अपनी टीम को लेके। मैं अपने ओएनडम की टीम को लेके, प्रोजेक्ट की टीम को लेके जीरो ग्राउंड पे गया। वहाँ पर मैंने देखा तो जो दरारें वगैरह आ रही थी उनको देखा। फिर मैं अपने बिजली घर का निरीक्षण किया। हमारे बिजली घर के बगल में ही जो है जयप्रकाश वालों का जो जेपी का पावर हाउस है, वहाँ पर जो है उनका सुरक्षा गार्ड के लिए व्यवस्था बना रखी है। तो वहाँ पर भी पानी निकल रहा था, दरारें आ रखी थी। तो तत्काल तो हमारे बिजली घर को खतरा नहीं था, लेकिन आगे डेंजर जोन में जरूर हमारा बिजली घर है। तो उसके लिए भी आगे क्या कार्य योजना होनी चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग एक ऐसा है कि वो लाइफ की जो है हमारी लाइफ लाइन देखा है, उसमें जो भी है जीवन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि मान लीजिए टावर गिर गया, हमारा तार टूट गया, यदि उसमें ट्रिप नहीं हुई, बिजली नहीं हुई, तो उससे करंट फैलने का खतरा है, लोगों को जो है जान की नुकसान पहुँच सकता है। और बिजली जाने के बाद ये ट्रिप होगी लाइन, तो उसका फिर उसको बहाल भी करना है। तो यदि भगवान न करे, बद्रीनाथ जी न करें, ऐसी कोई स्थिति बने, तो उसका यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमारे पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसको देखने के लिए मैं जीरो ग्राउंड पे वहाँ पर गया, स्थलीय निरीक्षण मैंने किया कि भाई वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी। यदि मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो वहाँ पर एनटीपीसी का वहाँ से लगभग जो है 10-12 किलोमीटर जो है 66 kV का जो है बिजली घर वहाँ पर है। तो हम वहाँ से उसको जो है अपने जो है यूपीसीएल के जो 33 kV बिजली घर है, अपनी लाइन को वहाँ जोड़ते हुए, और वहाँ पर बिजली व्यवस्था को तुरंत हम बहाल कर देंगे इसमें जो। तो आप लगातार देख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी जी। उन्होंने बताया कि कितने अप्स एंड डाउन्स के बाद एक ग्रामीण अंचल से उठने के बाद वो कार्यालय सहायक से लेकर के तमाम ऐसे पदों पर रहे, यूपीसीएल के एचआर हेड रहे, और तमाम ऐसी जिम्मेदारियां रहीं। आज जो हैं वो पिटकुल के एमडी हैं, जो कहीं ना कहीं संदेश दे रहा है तमाम जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको, कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी लगन है पढ़ने की, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। ये जो है सिद्ध कर रहे हैं पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी। से बातचीत करेंगे। सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स को लेकर के? आपका क्या संदेश है, क्योंकि आप एक रूरल एरिया से आते हैं, एक बहुत छोटे ग्रामीण अंचल से आप आते हैं। आपकी पूरी जो स्कूली शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको हमने बहुत नज़दीक से देखा समझा। क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने बच्चों को, अपने जो है देश के भाई कर्णाधारों को ये बताना चाहता हूँ, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में रहे हैं, जहाँ सुविधाओं का अभाव है, कि अपने अंदर जो है कभी एक तो हीन भावना न लाएं, और एक लगन पैदा करें इसमें कि हमें कुछ करके दिखाना है। और यदि आप मन में ठान लेते हैं कि मुझे ये कुछ करना है, तो निश्चित रूप से कठिनाइयाँ जरूर आती हैं, लेकिन भगवान भी साथ देता है और आपको मंजिल प्राप्त हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, या जो बड़े बड़े घरों के बच्चे हैं,
जिनके घर में तमाम सुविधा हैं, वही बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आप भी बेहतर कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़े दूसरों की तुलना जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़े पहले क्या है, आत्मविश्वास और एक जिज्ञासा, कि आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे उस मुकाम को प्राप्त करना है। और उसके लिए जो है एक आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरी होती है। कभी हार नहीं माननी है, कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, मुझे वो प्रयास करना है। आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदमों को चूमेगी। आप बड़े पिताजी के बेटे हैं या एक गरीब किसान के बेटे हैं या एक मजदूर के बेटे हैं, इसका कोई मायने नहीं रखता। ये सिर्फ रखता है कि आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर जो है आप मेहनत करें तो निश्चित रूप से कितने छोटे परिवार का बच्चा है वही बड़ी मंजिल तक पहुंच सकता है। मैं बच्चों को यही, अपने युवा साथियों को, अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप मेहनत करना सीखें, कभी भी धैर्य को न छोड़ें और आत्मविश्वास को से लबरेज हैं और आप मेहनत करें तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता मिलेगी। तो आपने देखा वाकई एक ऐसी शख्सियत से हम बातचीत कर रहे थे जिन्होंने 35 सालों की सेवाओं के बाद अपने व्यक्तित्व पर, अपनी नौकरी पर, अपनी राजकीय सेवाओं पर एक भी दाग नहीं लगने दिया है। ये बड़ी बात होती है। आमतौर से जिस विभाग के आप अधिकारी हैं, विभाग कई बार सवालिया निशान उस पर खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे विभाग में बेदाग छवि के साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जाहिर है हम ऐसे तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको चुन रहे हैं और सम्मानित कर रहे हैं। तो इसलिए आज के हमारे ऑफिसर ऑफ द वीक हैं पीसी ध्यानी, जो एमडी हैं पिटकुल के। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7 देहरादून।